गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। राव साहब इज्जतदार लोगों में शुमार होते थे। उम्र 45 के लगभग होगी। शरीफ आदमी थे और अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी जिससे राव साहब की शान में धब्बा लगा हो। अचानक ही गोंदनी की निगाह राव साहब के मकान की खिड़की की तरफ उठ गई। उसने खिड़की में कपूर का चेहरा देखा। कपूर राव साहब का दामाद था और राव साहब के साथ ही ऊपरी मंजिल में रहता था। नौजवान आदमी था और उसकी निगाहें भी गोंदनी की तरफ उठी हुई थीं। गोंदनी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और कपूर भी मुस्कुरा दिया। गोंदनी ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ रखकर बैठ गई और मीठी निगाहों से उसे देखने लगी। कपूर बेचैन हो गया और उसने गोंदनी को इशारा किया और गोंदनी ने नाक चढ़ा दी और कपूर के होश उड़ गए। वो खिड़की ही के रास्ते गोंदनी के पास आने को तैयार हो गया, लेकिन गोंदनी ने एक अदा से हाथ का इशारा करके उसे रोक दिया। चंद ही मिनट गुजरे थे कि राव साहब भी अपने मकान के दरवाजे से निकले और गोंदनी को देखकर उनके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़े और गोंदनी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। गोंदनी और उन्होंने लरजती हुई आवाज में कहा, जी राव जी, तू अभी अपनी खिड़की में क्या कर रही थी? और वो फूली हुई सांसों के साथ बोले, हाय राम, तो आप पहले से खड़े थे, मैं खिड़की बंद करना भूल गई थी। रात को खिड़की में आएगी गोंदनी और मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। राव साहब ने कहा, खिड़की में नहीं। गोंदनी ने कहा, फिर कहाँ? और राव साहब की हिम्मत बढ़ गई। ठीक 12 बजे बसंती के चौबारे के पीछे। ओ हाँ, ठीक है, और मैं ठीक 12 बजे पहुंच जाऊंगा, मगर तू आना जरूर और मुझे बहुत जरूरी काम है। राव साहब ने खुशी के लहजे में कहा और गोंदनी ने गर्दन हिला दी। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई और राय साहब के चारों तरफ देखते हुए उल्टे सीधे कदमों से अपने घर की तरफ मुड़ गई। वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई और राय साहब चारों तरफ देखते हुए उल्टे सीधे कदमों से अपने घर की तरफ मुड़ गए। गोंदनी की हंसी छूट पड़ी थी और वो उस वक्त के तस्वर से मुस्कुरा रही थी जब ससुर दामाद एक जगह उसके इंतजार के लिए जमा होंगे। और फिर रात को पूरे 12 बजे के करीब वो घर से निकल आई। उसने उन दोनों का तमाशा देखने के लिए चौबारे की दूसरी सिमत मुंतखब कर ली। चौबारे की दीवार के पीछे वो छुप कर बैठ गई और फिर उसने दूर से राव साहब को आते देखा। राव साहब जवानों की तरह चल रहे थे और वो तेजी से चलते हुए चौबारे के अकब में पहुंच गए और फिर खामोशी से एक तरफ खड़े हो गए। और अभी उन्हें खड़े हुए चंद सेकंड भी न गुजरे थे कि किसी तरफ से कपूर निकल आया और राव साहब की तरफ बढ़ा। गोंदनी, उसने आवाज दी और दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनकर राव साहब ने भी गोंदनी को पुकारा था और उसके साथ ही दोनों ठठक कर रुक गए। कौन है? कपूर। और राव साहब ने पुकारा, लाला जी। और कपूर की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। गोंदनी के पेट में बल पड़े जा रहे थे और ना जाने किस तरह वो हंसी की आवाज रोके हुए थी। क्या कर रहा है यहाँ? और राव साहब कड़ कर बोले, वो लाला जी, पेट में गड़बड़ हो रही थी, टहलने के लिए आ गया था। कपूर ने सहमी हुई आवाज में बोला, ओहो, और हम दोनों ने ही कोई भारी चीज खा ली थी, मेरे पेट में भी गड़बड़ हो गई है। राव साहब ने चोर नजरों से चारों तरफ देखते हुए कहा और फिर दोनों ने ही आगे बढ़ जाने में आफियत समझी, क्योंकि एक दूसरे के मुंह से गोंदनी का नाम सुन चुके थे। गोंदनी उन्हें जाते हुए देख रही थी और उसके पेट में हंसी के बगोले उठ रहे थे। लेकिन अचानक उसने उन दोनों की चीख सुनी, आग! और वो खुद भी चौंक पड़ी। आग लग गई, दौड़ो दौड़ो, आग लग गई। और राव चीखे और कपूर भी चीखने लगा और रोशनी की कुछ किरणें चौबारे तक भी पहुंचने लगी। गोंदनी ने आग की सिमत देखी और दहशत से उछल पड़ी। उसका ही घर था, लेकिन आन की आड़ में शोले चारों तरफ भड़क उठे थे। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां आग न थी। और गोंदनी भूत की तरह
सोच रही थी कि आग कैसे लग गई और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चारों तरफ से दौड़ पड़े और कुएं पे डोल डालकर पानी खींचा जाने लगा और आग बुझाने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन मामूली आग नहीं थी और आन की आन में मकान शोलों की लपेट में आ गया और अब लोग रसीली के मकान को नहीं बल्कि अपने अपने मकान को बचाने की कोशिश में मसरूफ थे। रसीली का मकान जलकर राख हो गया और लोग यही समझते थे कि दोनों माँ बेटियां ही जलकर भस्म हो गई, लेकिन फिर बस्ती ने गोंदनी को खड़े देख लिया। वो चीखी, अरे गोंदनी तू बच गई। और क्या रसीली भी बाहर निकल आई थी, लेकिन गोंदनी ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोश खड़ी रही और तब बसंती उसका बाजू पकड़कर अपने घर में ले गई। पूरी रात मोहल्ले में जाकर आग बुझाते रहे और फिर फिड़क ना भड़क उठे और वो उसकी चिंगारियां मकानों को भी अपने लपेट में ना ले लें। दूसरी सुबह सरकारी चौकी के लोग भंगियों के साथ आ गए और मकान के तबे में रसीली की लाश तलाश करने की कोशिश की। गोंदनी गुमसुम थी, ना जाने उसकी माँ के मरने का गम था या वो मुस्तकबल के बारे में सोच रही थी। और फिर जब भंगियों ने रसीली की सड़ी हुई लाश निकाली तब भी गोंदनी पर कोई असर ना हुआ। वो खामोश बैठी रही। मकान की हर चीज जल गई थी और मोहल्ले वालों ने रसीली के क्रियाक्रम के लिए और रसीली को इस तरह शमशान पहुंचा दिया गया। सरकारी चौकी के आदमियों ने हरियाला रंबू की रसीली की मौत की खबर दे दी थी। गोंदनी बदस्तूर बसंती के पास थी और लोग बज़ाहिर उस आग के बारे में अफसोस का इजहार कर रहे थे, लेकिन दिल ही दिल में खुश थे कि एक मुसीबत से निजात मिली। अलबत्ता उन लोगों को थोड़ा सा अफसोस इस बात का था कि गोंदनी बच गई। जिन्होंने गोंदनी और रसीली दोनों को ठिकाने लगाने के लिए यह गुनाह किया था, वो गोंदनी पर दांत पीस रहे थे। ना जाने कम वक्त कैसे जिंदा बच गई और ना जाने इतनी रात गए क्यों बाहर निकल आई थी। रंबू को रसीली की मौत की इत्तला मिली तो उसे कोई दुख ना हुआ और उसे रसीली से कोई खास लगाव भी नहीं था। बस उसके फेरे रसीली के साथ हुए थे और उसकी वजह से वह मजबूरन उसे अपनी पत्नी समझता था, वरना ना दिल से ना कभी उसकी की हुई और ना ही चरसी रंबू ने उसकी जरूरत महसूस की। गोंदनी की जवानी को देखकर वो सोच में जरूर पड़ गया था और जिस वक्त से गोबंदपुरा से वापस आया था और उस सोचो विचार में था कि किस तरह गोंदनी से हीरे को राजमहल में लाया जाए और कोई खास मकाम हासिल किया जाए, लेकिन हालात खुद ब खुद साथ दे गए और अब गोंदनी का इस दुनिया में कोई न था। चुनाचा उसने फौरन चंद रोज की छुट्टी ली और गोबंदपुरा पहुंच गया और वह बसंती के घर गोंदनी से मिला। अब तेरा यहाँ कौन है गोंदनी, चल मेरे साथ हरियाला चल, तेरा दिल बहल जाएगा और माता की याद भी तेरे दिल से निकल जाएगी। तू राजमहल में ही रहता हूँ और तू भी मेरे साथ ही रहना। और हफ्तों से खामोश रहने वाली गोंदनी के मुंह से बहुत दिन के बाद निकला, राजमहल? हाँ मेरी बच्ची, तू वहाँ आराम से रहेगी। महाराज प्रणाम लाल की दयालु हैं और तुझे जरूर वो पनाह देंगे। ठीक है रंबू, और उसे यहाँ से ले जा, जवान लौंडिया है और देखभाल करेगा, अकेली कहाँ रहेगी। छुटकारे के ख्वाहिशमंद लोगों ने कहा और रंबू ने गर्दन हिला दी। राजमहल चलेगी ना बिटिया? और रंबू ने पूछा। हाँ काका, अब यहाँ कौन है? गोंदनी ने जवाब दिया। और फिर ठीक 3 दिन के बाद गोंदनी रंबू के साथ चल पड़ी। माँ के मरने का उसे अफसोस जरूर था, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपने मुस्तकबल के बारे में सोच रही थी। अभी तक तो जिंदगी हंसी खेल में ही गुजरी थी। गोबंदपुरा के नौजवानों को बेवकूफ बनाने में क्या मिल सकता था। हाँ, राजमहल की बात दूसरी थी। अगर राजमहल पर भी उसका जादू चल जाए तो फिर राज ही राज होगा। प्रणाम लाल जी। और उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और अब वो बिल्कुल पुरस्कून नजर आ रही थी। वहां तुम्हारी हैसियत क्या है काका? और उसने रास्ते में रंबू से पूछा। अरे बस नौकर हूँ बिटिया, जूते लगाता हूँ लोगों के और दूसरे नौकरों के साथ रहता हूँ, पर महल में आने जाने की आज़ादी है। तुम महल देखेगी तो खुश हो जाएगी। एक बात कहूँ काका, बुरा तो ना मानोगे? गोंदनी ने कहा। कह दे, और बुरा मानने की क्या बात है? रंबू ने कहा। तुम मुझे अपने साथ ले तो चलो और रखना भी अपने साथ, पर ये किसी को ना बताना कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और इसी में हम दोनों की इज्जत है। रंबू के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने तंजिया अंदाज में कहा। बेटी तू मेरी भय भी नहीं गोंदी, और ठीक है, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। और फिर मैं किसकी बेटी हूँ काका? गोंदनी ने चौंक कर पूछा। ये तो तेरी स्वर्गवासी माँ ही बता सकती थी और मुमकिन है कि वो भी ना बता पाती, रंबू ने जहर खान से कहा।
और गोंदनी उसका मतलब समझकर खामोश हो गई। बहरहाल माँ के इस मौजू पर कभी कोई बात न हुई थी। ना जाने क्यों उसे यह जानकर खुशी हुई थी कि वो रंबू जैसे चरसी की औलाद नहीं, और उसका जहन बहुत से फैसले कर रहा था। और फिर उसने पूछा, महल में नाच गाने भी होते होंगे काका? बहुत कुछ होता है। और किसी नाचने वाले से तुम्हारी पहचान है? नहीं तो, और मेरा नाचने वाली से क्या काम? और मुझे तो बस चर्च के अलावा और किसी से मोहब्बत नहीं है, रंबू ने साफ गोई से कहा। और गोंदनी गर्दन हिलाकर खामोश हो गई। रंबू उसके लिए बेकार था और जो कुछ करना होगा खुद ही करना होगा। वो हरियाला पहुंच गई और शहर की बात ही निराली थी। चारों तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। रथ, टांगे, मोटरें रवा दवा थी। और कस्बे में कभी कभी कोई सरकारी मोटर नजर आ जाती थी तो लोग देखने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ कारें दौड़ रही थी, साफ सुथरी दुकानें, भरे पूरे बाजार, बांके संजीले लोग। गोंदनी मसरत भरी निगाहों से एक एक मंदिर को देखती हुई महल पहुंच गई। रंबू ने उसे ओढ़नी ढक लेने को कहा और उसने ओढ़नी में चेहरा छुपा लिया। इस तरह वह महल के अकबी हिस्से से अंदर दाखिल होकर उन क्वार्टरों में पहुंच गई जो राजमहल के मुलाजमों के थे। ये क्वार्टर भी महल के शान को मद्देनगाह रखकर बनाए गए थे और उन मकानात से कहीं ज्यादा खूबसूरत थे जो गोंबंदपुरा के शुरफा के मकानात थे। ये सब दीवान जी की अनायात थी, वरना रंबू चमार को तो महल में कदम रखने की भी इजाजत ना मिलती। बहरहाल वो क्वार्टर में पहुंच गई। कुर्बो जवार के लोगों को उसने यही बताया था कि उसकी एक अजीजा उसके साथ आई है। पड़ोसियों ने उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन रंबू ने कह दिया कि वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती। इस तरह गोमंड फिलहाल कैद होकर रह गई और एक तरफ रंबी चमार सोच विचार में था कि किस तरह महाराज तक ये गोहरे नायाब पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ गोंदनी इस ख्याल में गर्क थी कि महाराज प्रणाम लाल की निगाहों में किस तरह जगह पाए। यहाँ आए हुए एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैद से बाहर नहीं निकली थी और अब ये कैद से नागवार गुजर रही थी। चुनाचा अब कुछ करने का इरादा कर रही थी। उसके लिए जरूरी था कि घर से निकला जाए और उस वक्त रंबू चमार घर में नहीं था। वो क्वार्टर के दरवाजे पर आई और थोड़ा सा क्वार्टर खोलकर बाहर झांका। एक दरमियाने का कद की खूबसूरत औरत उस वक्त दरवाजे के सामने से गुजर रही थी और उसने शी शी करके उसे आवाज दी। वो औरत रुक गई। उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और गोंदनी ने अपना सुबक हाथ बाहर निकालकर उसे इशारा किया। औरत हैरान सी दरवाजे पर पहुंच गई। तब गोंदनी ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ, वो आहिस्ता से बोली। औरत उसका हुस्न देखकर मबहूत रह गई और उस क्वार्टर में ये अप्सरा कहां से उतराई। बहरहाल हैरान ही अंदर दाखिल हो गई। तुम ही रंबू की अजीज हो? और उसने अंदर आकर पूछा। हाँ, गोंदनी ने गर्दन हिला दी। तब तो रंबू ने तुम्हें यहाँ लाकर अक्लमंदी नहीं की। अगर महाराज के किसी हरकारण ने तुम्हें देख लिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। क्यों, क्या बात है? और गोंदनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। भोली लड़की, तू बेहद सुंदर है, इतनी सुंदर के महाराज की एक भी रानी तेरे पैरों की धूल नहीं। और महाराज ने अगर तुझे देखा तो दीवाने हो जाएंगे और फिर तू महाराज के महल में पहुंच जाएगी। मगर रंबू तेरा कौन है? कोई भी नहीं, और मैं एक लावारिस लड़की हूँ और भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं, और रंबू के कस्बे की हूँ और बस। ओहो, मगर अब तू जिंदगी कैसे गुजारेगी? यहाँ तो तेरे लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तुम यहाँ क्या करती हो? और गोंदनी ने पूछा। मालन हूँ और रोजाना फूल तोड़कर महल में पहुंचाती हूँ। तुमने तो प्रणाम लाल जी को देखा होगा, 20वें दफा। कैसे हैं? बस राजा हैं और राजा आम आदमियों से अनोखे होते हैं। उसने जवाब दिया। और मैं भी प्रणाम लाल जी को देखना चाहती हूँ, कोई तरकीब बताओ। तू तो उन्हें देख लेगी, अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो बस तेरी खैर नहीं, ये सोच ले। वो मैं सोच लूंगी, तुम तरकीब बताओ, गोंदनी ने कहा। रोजाना सुबह 6 बजे महल के पीछे वाले बाग में सैर को आते हैं, मगर उस वक्त किसी और को बाग में जाने की इजाजत नहीं होती और मैं भी 7 बजे के बाद जाती हूँ। हाँ, अगर बाग के किसी गमले के पीछे से कोई छुप कर उन्हें देखना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं। अकेले होते हैं, आम तौर से अकेले, क्योंकि कोई रानी इतनी सुबह नहीं उठती और कभी कभी किसी को उठाकर साथ ले आते हैं। ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी, मगर तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। मैं अकेले घबराती हूँ। रूपा बहन, मिलती रहा करो, और मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहती। सच कहती हूँ, बस तुम अकेले ही मेरे पास आ जाया करो।
तू इतनी सुंदर है कि तेरे पास से हटने को दिल नहीं चाहता। सच कहती हूँ कि राजमहल में चांद उतरा है, मगर किसे मालूम कि वो गंदी कीचड़ में पड़ा है। रूपा ने दोनों हाथ गोंदनी के रुखसारों पर रखते हुए कहा और गोंदनी मुस्कुरा दी। रूपा बाहर निकल गई और उसके जाने के बाद भी गोंदनी मुस्कुराती रही। उसकी हसीन आंखों में तेज चमक थी। बहरहाल उसने अपना काम शुरू कर दिया था और फिर वो अपने आइंदा इक़दामात का जायजा लेने लगी। 2-3 मुलाकातों के बाद रूपा उससे बेतकल्लफ हो गई और रंबू बेकार इंसान था। वो आज तक कुछ सोच ना सका और फिर चर्स उसे कुछ सोचने की मोहलत ही ना देती थी। गोंदनी को अपने काम के लिए किसी राजदार की जरूरत थी। चुनाचा उसने रूपा को अपनी गहरी सहेली बना लिया और फिर एक दिन रूपा से बोली, तुम रंबू को देखती हो रूपा बहन, हर वक्त चर्स के दम लगाता रहता है। खैर कोई ख्याल ही नहीं है और अब तुम ही बताओ कि जिंदगी कैसे गुजारूं। एक बात मेरे दिमाग में कई दिन से मचल रही है और इस डर से नहीं कि कहीं तू बुरा ना मान जाए। रूपा ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, एक तुम ही तो मेरी सहेली हो रूपा, और तुम्हारी बात का बुरा मान लूंगी। गोंदनी ने नाज से कहा, तू मेरे ऊपर एतबार करती है? हाँ तो फिर सुन, मैं हर तरह से तेरी मदद करने को तैयार हूं। अगर तू चाहेगी तो तेरे लिए बर तलाश कर दूंगी और खामोशी से तेरे फेरे कराऊंगी, लेकिन तेरा बुरा रंबू जैसा ही कोई होगा जो तेरे हुस्न को मट्टी में मिला देगा। और अगर किसी तरह महाराज या किसी हरकारे की निगाह तेरे ऊपर पड़ गई तो तुझे महल बुलवा लिया जाएगा, मगर तेरी कोई हैसियत ना होगी। महाराज जब तक चाहेंगे तुझसे दिल बहलाएंगे और फिर तुझे तेरे पति के हवाले कर देंगे। इसकी बजाय अगर तू कुंवारी ही महाराज के सामने आ जाए और उन्हें लभा ले तो सच कहती हूँ गोंदनी रानी बन जाएगी। महाराज औरत के मामले में ऐसे ही हैं और पूरे हरियाणा पर तेरा ही राज हो सकता है। आगे तेरी मर्जी और मैं हर तरह तेरी मदद करने को तैयार हूँ। मुझे तेरे ऊपर विश्वास है रूपा, मगर मेरी सहेली, मैं महाराज के सामने कैसे आऊं? ये कौन सी बड़ी बात है? मैं तुझे बता चुकी हूं कि महाराज सुबह ही सुबह ताज़ा हवा खाने आते हैं। तो किसी तरह बाग में पहुंच जा और दूसरों को आने की इजाजत नहीं है, मगर तुझे देखकर महाराज नाराज नहीं होंगे और तू मुझे वहां पहुंचा देगी रूपा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तेरी सहेली जो ठहरी। मगर मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं रूपा, बस यही कपड़े हैं। तू चिंता न कर गोंदनी, मैं तेरा श्रृंगार कर दूंगी और तुझे खूबसूरत कपड़े बनवा दूंगी। मगर रानी जी, रानी बनकर रूपा को ना भूल जाना। तुझे कैसे भूल जाऊंगी रूपा, तू तो मेरी सहेली है। और गोंदनी ने रूपा के गले में बाहें डाल दी। तो फिर ठीक है, तू महाराज के सामने जाएगी। हाँ, गोंदनी ने जवाब दिया और रूपा खुश हो गई। उसने वादा किया कि वह आज से अपना काम शुरू कर देगी और रूपा ने जो कहा था वही किया। उसने अपने आदमी के जरिए एक खूबसूरत लिबास तैयार कराया और उसे खुद भी लालच था। ज़ाहिर है कि गोंदनी को कोई मकाम मिल गया तो रूपा के भी ऐश हो जाएंगे। और फिर एक रात तकरीबन 4 बजे रंबू चर्च के नशे में ऊंधा पड़ा हुआ था और रूपा अपना तैयार किया हुआ लिबास और फूलों के गजरे लेकर रंबू के क्वार्टर पर पहुंच गई। उसने रात को ही गोंदनी से कह दिया था कि सुबह 4 बजे उसका इंतजार करे। गोंदनी ने दरवाजा खोला और रूपा के आने से पहले ही नहा चुकी थी। रूपा ने उसका श्रृंगार किया और गोंदनी के लंबे बालों की उसने ढीली डाली खूबसूरत चोटी गूंदी और उस चोटी में उसने जूही के फूल परो दिए। फिर चंद फूल उसके बालों में अटकाए और गहरे रंग की चोली और लहंगा उसे पहना दिया। और भरपूर श्रृंगार करने के बाद उसने गोंदनी को देखा और देखती ही रह गई। मर्द होती गोंदनी तो उसी जगह आत्महत्या कर लेती। तू ऐसी सुंदर लग रही है कि तुझे देखकर आदमी मर जाए और तू सीधा स्वर्ग में जाए। गोंदनी मुस्कुराती रही और फिर दोनों खामोशी से क्वार्टर से निकल आई। वो पांतों की आड़ लेती पहरेदारों की निगाह से बचती राजमहल के पिछले हिस्से में पहुंच गई। अभी 6 बजने में देर थी और गर्मियों की सुबह थी। उजाला सही था, लेकिन आसमान पर बादल छाए होने की वजह से मौसम भीगा भीगा हो रहा था और रूपा ने उसे महल के अकबी बाग में छोड़ दिया। गोंदनी का दिल बिल्लियों उछल रहा था। आज उसे बहुत बड़ा मार का सर करना था। उस मार के पर उसकी आइंदा जिंदगी का दारोमदार था, उस जिंदगी का जिसके ख्वाब उसने अनजाने में देखे थे। अगर आज उसने महाराज को मुतासर कर लिया तो उसका मुस्तकबल बन जाएगा। वो धड़कते दिल से उस फव्वारे पर जा बैठी जिससे रंगीन पानी की फव्वारे उबल रही थी। चंद साथ धड़कते हुए दिल पर काबू पाती रही और फिर पुरसुकून हो गई। उसकी निगाहें उबलती हुई रंगीन धारों को हैरत से देख रही थी और ऐसे सुहाने मंजर का उसने तस्वर भी नहीं किया था।
वो बेखुदी के आलम में उबलते और नीचे गिरते पानी को देखती रही और परिंदों की चहचहाहट तेज होती जा रही थी। बादल कुछ और गहरे हो गए। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ रुख करते ही वह सहम गई और सहमा हुआ हुस्न कुछ और हसीन हो गया। काली आंखों में खौफ के साए हुस्न बन गए और सामने खड़े हुए आदमी ने दिल थाम लिया। गोंदनी ने सहमी सहमी निगाहों से उसे देखा। अतलस के लिबादे में कामदार जूतियां पहने कोई खड़ा था। बुलंदो बाला कद, लंबे लंबे बाल कानों के पास से सफेद थे और चौड़ा रोबदार चेहरा, घनी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें, हैरत से सिमटे हुए होंठ, सफेद रंग। कोई अनजान भी कह सकता था कि वो राजा है। राजाओं की सी शान थी और गोंदनी के ज़हन में एक छनाका सा हुआ और वो खुद को संभालने लगी, अपना खौफ दूर करने लगी। और देखने वाला सख्त तो जामद खड़ा था, लगता था कि जैसे सहर कर दिया गया हो। और गोंदनी भी खामोश खड़ी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसके चेहरे से खौफ के असरात मिटते जा रहे थे और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने अवसान बहाल किए और बेतकल्फी से बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये तर्द तकल्लुम और ये अंदाज़े तखातुब सुनने वाले के लिए अजनबी था, अनोखा था और बेतकल्फी पर वह और मर मिटा। और शायद ही उसके कानों ने ऐसे बेतकल्फी के अल्फाज कभी सुने होंगे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हैरत पर भी दौड़ दूर गई हो गई और आंखों की जिंदगी लौट आई। तिलस्म टूट गया और वो भी मुस्कुरा पड़ा। क्या तुमने इन लहरों में जन्म लिया है? वो मीठी आवाज में बोला। इनमें वो हंस पड़ी और जलतरंग बज उठा। बीना के तार जगमगा गए और बड़ी नगमगी थी उस हंसी में। वो अपने तरकश के तमाम तीरों से वाकिफ था और उन सब से काम ले रही थी। और मैंने तो इन लहरों में जन्म नहीं लिया। तुम मानो किसी दरख्त से उगे हो और धरती से निकल आए हो। क्यों? और उस मीठी आवाज में पूछा गया। तुम्हारे कदमों की चाप ही नहीं सुनी। ओहो, और तुम इन रंगी लहरों में खोई हुई थी, वरना चाप जरूर सुन लेती। बड़ी सुंदर है ये जगह और मैंने ख्वाब में भी ना देखी थी। महाराज कैसे भगवान हैं, रोजाना उसे देखते होंगे। मैं समझता हूँ महाराज बड़े बदनसीब हैं और इससे पहले तुम्हें देख सके। उसने कहा, ए जुबान संभालो, बड़े आए महाराज को बदनसीब कहने वाले। अगर महाराज ने सुन लिया तो गर्दन उतार दी जाएगी। इतने जालिम हैं तुम्हारे महाराज। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं कहती हूँ कि जुबान संभालो और तुम उनका अपमान किए जा रहे हो। बहुत मोहब्बत करती हो अपने महाराज से। वो बदस्तूर मुस्कुराता रहा। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा। उसने आंखें बंद करके झूलते हुए कहा, क्या खास बात है उनमें? मुझे नहीं मालूम, वो इसी अंदाज में बोली। कभी सूरत देखी है उनकी? ख्वाबों में, और मेरे ऐसे भाग कहाँ कि जीते जी उनको देख लूं। क्यों? और तुम उनके महल में मौजूद हो, उनकी सूरत भी देख सकती हो। बड़े फासले हैं उनके और मेरे दरमियान। वो हसरत भरी आवाज में बोली। और अगर ये फासले दूर हो जाएं, और वो कुछ न बोली और वो कुर्बान हो जाने वाली नजरों से उसे देखता रहा। उसने उस मलकूती हुस्न को सर से पांव तक देखा। एक एक नक्श मन मोह लेने वाला था। सारी जिंदगी ऐसा हुस्न नहीं देखा था। तब उसने दोनों हाथ बढ़ाए और उसके कंधों पर रख दिए। सुंदरी, वो आहिस्ता से बोला। और वह चौंक पड़ी और उसने आंखें खोल दी और कई कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में नाराजगी थी और वह फिर मुड़कर जाने लगी। सुंदरी, सुनो तो सही। और वो उसकी तरफ लपका। क्या है? क्या मैं इतना ही बुरा हूं कि तुम मेरे पास ठहर भी नहीं सकती? उसने दर्द भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम बुरे नहीं हो, मगर ये महाराज का महल है और मैं यहाँ चोरी से घुस आई हूँ। और फिर मेरा तुमसे नाता क्या है? महाराज से तुम्हारा क्या नाता है? और वो मेरे महाराज हैं। तुम उन्हें देखे बिना इतना चाहती हो? हाँ, मैं उन्हें सपनों में देखती रहती हूँ। वो बोली। कैसे थे? जैसे भी थे वह मेरे महाराज थे। अगर वो मेरे जैसे होते तो भी बुरे तो नहीं हो। तुम भी बुरे नहीं हो, सच? हाँ। और तुम कहाँ रहती हो सुंदरी? यहाँ कैसे आ गई? उसने बेकरारी से पूछा। सामने वाले क्वार्टरों में रहती हूँ, थोड़े से दिन से आई हूँ। अब जाने दो, अरंबू का जागने वाले होंगे और फिर महाराज उधर ना आ निकले। तुम कैसी प्रेमिका हो, प्यार भी करती हो और डरती भी हो, और महाराज आ भी गए तो तुम्हारा क्या कर लेंगे? मुमकिन है कि उन्हें मेरा आना पसंद ना हो। तुम जैसी सुंदरी को कौन पसंद ना करेगा? और किसी के भाग ही होंगे जो तुम्हारी सूरत देख ले। मगर रंबू कौन है? मेरे काका हैं, चरसी कहीं का, और सुबह ही सुबह नशा उतर जाए है तो मुझे आवाज़ यूं देवे है। और वो रंबू, और जो यहाँ नौकर है जूते लगाने पर। हाँ, बड़ा पापी है, काम भी मला मूर्ख को तो ऐसा ही है। और वो हंस पड़ी। मगर वो तुम जैसी सुंदरी का काका कैसे है?
अब मुझे क्या मालूम, वैसे मैं उसकी पुत्री नहीं हूँ और वो यही कहे है। और इससे पहले कि तुम कहाँ थी सुंदरी? गोबंदपुरा में। तअज्जुब है तुम्हारे हुस्न के चर्चे हमारे कानों तक नहीं पहुँचे। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे महाराज तुमसे मिलना चाहें तो क्या तुम उनसे मिलोगी? ऐसी बातें मत करो अजनबी, हम नीच जात के लोग महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं? और उसने एक गहरी सांस ली। उसने होंठ मुस्कुराहट से कांप रहे थे और वह जाने के लिए मुड़ी। एक बात और सुन जाओ सुंदरी, उसने बेकरारी से कहा और फिर वो रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? गोंदरी ने उसने कहा और मुड़कर भाग गई। और वह दिल थामे उसे चौकड़ियां भरते देखता रह गया। और फिर वह जब नजरों से उजल हो गई तो उसने एक ठंडी सांस ली। तुझे क्या मालूम पगली कि तेरा महाराज तेरा गुलाम बन गया है। आह, तू अब तक कहाँ छुपी हुई थी? ना जाने तू अब तक कहाँ थी और ना जाने हम तेरे बिना आज तक कैसे जिंदा रहे। और फिर वो लड़खड़ाते कदमों से राजमहल की तरफ चल पड़ा। उसकी पेशानी पर गहरे गौरव फिक्र के आसार थे। रूपा बेचैनी से उसकी मुंतज़िर थी और उसे देखते ही उससे लिपट गई। क्या हुआ री? और मुंह कैसा लाल हो रहा है? बता तो सही कि क्या हुआ? काम बन गया रूपा, वो मिल गए। क्या बातें हुई? और रूपा ने बेचैनी से पूछा। फिर बताऊंगी, पहले अपना हुलिया ठीक कर लूं। काका जाग उठा तो सुबह कर जाएगा और तुम शाम को आना, सब कुछ बता दूंगी। हाय, मैं शाम कैसे गुजारूंगी? रूपा ने कहा और फिर वो मजबूरन उसे छोड़कर चली गई और गोंदनी क्वार्टर में वापस आ गई। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्रणाम लाल को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वो इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि प्रणाम लाल को पहचान भी न सकती। और प्रणाम लाल की जो कफ़ियत थी उससे भी वो बखूबी समझ गई थी। उसका तीर निशाने पर बैठा था और ये तसव्वुर ही उसके लिए ना जाने क्या था कि प्रणाम लाल उसके तीर नज़र का निशाना हो गया है। लेकिन वो प्रणाम लाल के लिए एक खिलौना नहीं बनना चाहती थी। वो अपनी अहमियत पहचानती थी और वो जानती थी कि वो क्या है और वो अपना सही मकाम चाहती थी। और उस सही मकाम को हासिल करने के लिए उसे बहुत कुछ सोचना था। उसने रूपा का लाहवा लिबास उतार कर अपना लिबास पहन लिया। पहला कदम कामयाब साबित हुआ था और अब हर कदम पूरे तरह सोच समझ कर उठाना था। वो बिस्तर पर लेट गई और रंबू अभी तक ऊंधे पड़ा खराटे ले रहा था। उसने अकारत से रंबू को देखा और नीच चरसी कहीं का और खुद को उसका मालिक समझता है, खुद को उसका बाप समझता है। पर अच्छा है कि उसने मुझे खुद बता दिया कि ये मेरे पिता नहीं हैं, वरना ये एहसास जिंदगी भर कचोके देता रहता। मगर फिर मेरा बाप कौन है? कौन था मेरा पिता? और कोई भी हो ऊंची जात का ही होगा। ये भी अच्छा ही हुआ और माता जी स्वर्गवास हो गई, वरना रास्ते में न जाने कितनी दीवारें खड़ी हो जाती और वो चारपाई पर पड़ी न जाने क्या क्या सोचती रही। दिन चढ़ता रहा और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह चौंक पड़ी और रंबू का नशा भी टूट गया। वो चारपाई पर पांव लटकाए बैठा कुत्ते की तरह मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयां ले रहा था और वह शक्को सुनकर चौंक पड़ा और फिर कमर पर हाथ रखकर कराहता हुआ उठ खड़ा हुआ। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे और उनके हाथों में थाल थे जिनमें नाश्ता चुना हुआ था। क्या बात है भाई? नाश्ता है, सरकारी रसोई से आया है और वहाँ नाश्ता करके तुम श्री नाम जी के पास पहुँच जाना। श्री नाम जी ने तुम्हें बुलाया है। मगर ये भोजन हमारे लिए है। और रंबू ने हैरत से कहा, सरकारी दस्तरखान से एक चमार के लिए नाश्ता आए, ये अनहोनी थी। हाँ हाँ, थाल पकड़ो। और रसोई से आने वालों ने कहा और रंबू ने मुतहय्यराना अंदाज में थाल पकड़ लिए। दोनों आदमी वापस चले गए थे, लेकिन रंबू थाल लिए उस जगह खड़ा था और उसकी नज़रें कभी थालों पर पड़ती और कभी जाने वालों पर। और फिर वो थाली लेकर पलटा। कौन था काका? और गोंदरी ने जो सब कुछ सुन चुकी थी अनजान बनते हुए कहा। लेकिन रंबू के मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका और उसने दिल थाम कर थाल जमीन पर रख दिए और सर खुजाने लगा। और गोंदनी के होंठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट फैल रही थी। कौन था काका? और गोंदनी ने अपना सवाल फिर दोहराया और उसकी पुरइसरार मुस्कुराहट रंबू नहीं देख सका था। सरकारी रसोई से भोजन आया है और ना जाने क्या बात है, पर हम ये भोजन नहीं करेंगे, किसी और के लिए होगा और वो हमें गलती से दे गए हैं। अभी थोड़ी देर में वापस आएंगे, रंबू ने कहा और थाल में रखे हुए लजीज खानों को देखकर होंठ चाटने लगा। खाने की चीज़ है काका, खा भी लेंगे तो क्या हर्ज होगा, और मुझे तो भूख लग रही है, गोंदरी ने कहा और थाल के करीब बैठ गई। अरे सुन तो पगली, रंबू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोंदरी मुस्कुरा मुस्कुरा कर खाती रही और तब रंबू भी उसके साथ शरीक हो गया।
लेकिन उसके चेहरे पर अचंभे के आसार बदस्तूर थे। जिंदगी में पहली बार रंबू ने ऐसा शानदार नाश्ता किया था, लेकिन दरियाए हैरत में गोताजन होने की वजह से वो उनका सही तौर पर लुत्फ नहीं उठा सका। नाश्ते से फारग होकर उसने उल्टा सीधा मुंह हाथ धोया और फिर श्री नाम जी की तरफ चल पड़ा। श्री नाम जी महाराजा प्रणाम लाल के मशीरे खास थे। हर काम में पेश रहते और दरबार में उनकी खास चलती थी और सब उनसे खौफजदा रहते थे। थोड़ी देर के बाद रंबू श्री नाम जी की डेवड़ी पर पहुंच गया और उस डेवड़ी पर किस्मत के मारे ही आते थे और यहाँ उनकी बदकिस्मती पर मोहर सबत हो जाती थी। बड़ी देर में श्री नाम जी तक रसाई होती थी, लेकिन आज सुबह से किस्मत रंबू पर मेहरबान थी और उसने उठते ही गोंदनी का मुंह देखा था। श्री नाम जी ने उसे फौरन अंदर बुलवा लिया और उनके कमरे खास से हुक्के की गड़गड़ाहट की आवाज बुलंद हो रही थी, जिसकी खुशबू बाहर तक फैली हुई थी। एक खादम ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर जाने के लिए कहा और सहमा हुआ रंबू अंदर दाखिल हो गया। श्री नाम जी एक कालीन पर बैठे हुए लंबी फर्शी से हुक्के के कश लगा रहे थे और एक खादम उनके पांव दबा रहा था। रंबू ने दोनों हाथ जोड़कर और कमर तक झुककर उन्हें प्रणाम किया और उसने एक निगाह में अंदाजा लगा लिया था कि श्री नाम जी के चेहरे पर गुस्से के आसार नहीं हैं। श्री नाम जी ने पांव समेट लिए और खादम को बाहर जाने का इशारा किया। खादम गर्दन झुकाए बाहर निकल गया और श्री नाम जी ने हुक्के की मुंह में निकालते हुए कहा, आओ रंबू, वहां क्यों खड़े हो, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। श्री नाम जी की आवाज में बड़ी नरमी थी और रंबू का दिल हाथ बरका हो गया। उसने दरवाजे के संकर लगाई और कालीन पर से अकड़ों बैठ गया। अरे जूते उतार कर इधर आ जाओ और तुम भी इंसान हो। और श्री नाम जी ने फिर नरम आवाज में कहा और रंबू का मुंह हैरत से फैल गया। वो जात का चमार था और जिसे आम ब्राह्मण और दूसरी ऊंची जात के लोग करीब खड़ा करना भी पसंद ना करते थे। चाहे जायका मरीन श्री नाम जी जैसे आदमी से अपने पास बिठाने के लिए कह रहे थे और उसे अपने अचानक इंसान बन जाने पर शदीद हैरत हुई थी। बहरहाल वो कालीन के कोने में बैठ गया और उसकी गर्दन झुकी हुई थी और श्री नाम जी गहरी निगाहों से उसे देख रहे थे। तुम्हारी जात क्या है रंबू? चमार हूँ माई बाप, रंबू ने कहा। गोबंदपुरा के तमाम लोगों को यह बात मालूम होगी। जी सरकार, वहीं पला बड़ा हूँ। खैर हमें उससे कोई गर्ज नहीं। गोंदनी तुम्हारी कौन है? रंबू अचानक चौंक पड़ा और उसके ज़हन के किसी तारीख गोशे में ये ख्याल मौजूद था। मुमकिन है कि गोंदनी को देख लिया हो और मुमकिन है कि उसके हुस्न के चर्चे आम हो चुके हों, लेकिन श्री नाम जी को इससे क्या गर्ज और ये गोहरे नयाब तो प्रणाम लाल जी के लिए मुंतखब किया गया था। उसे श्री नाम जी के हाथों नहीं लगना चाहिए। बहरहाल अगर खुद श्री नाम जी की नीयत उस पर हुई तो वो चाल चलेगा और कह देगा कि वो समोती को प्रणाम लाल के लिए लाया है और फिर श्री नाम जी की क्या हिम्मत है कि खुद उसे हाथ लगाने की कोशिश करते। गोंदनी सरकार, मेरी बेटी है, उसने जवाब दिया। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? घर में आग लग गई थी माई बाप, जलकर भस्म हो गई और तभी तो मैं गोंदनी को साथ लेकर आया हूँ। श्री नाम लाल जी ने गौर करते हुए कहा और फिर वो गौर से रंबू की शक्ल देखते हुए बोले, गोंदनी तुम्हारे लिए लक्ष्मी बन सकती है रंबू। वो महाराज को पसंद आ गई है। क्या तुम उसे प्रणाम लाल के पास जाने को तैयार कर सकते हो? रंबू का दिल उछल पड़ा और उसके अंदेशे बेबुनियाद थे। चुनाचा वो खुश होकर बोला, उसकी क्या मजाल है सरकार के वो इनकार करे। महाराज की दुआ है और उसके भाग हैं कि महाराज ने उसे ये इज्जत बख्शी। समझदार आदमी हो रंबू, जाओ उसे तैयार करो, तुम्हारा मुंह दौलत से भर दिया जाएगा। और हाँ, अब तुम्हारा खाना रसोई से आया करेगा और आज से तुम्हारे जूते लगाने वाली नौकरी खत्म। बस आराम से रहो और शायद चर्स पीते हो। जी सरकार, तुम्हारे यहाँ चर्स के बोरे भिजवा दिए जाएंगे और खूब आराम से पियो, लेकिन गोंदनी इनकार ना करने पाए। वो इनकार नहीं करेगी महाराज, रंबू ने चर्स के बोर के तस्वर से नशा छोड़ते हुए कहा। बस जाओ, इसीलिए बुलाया था, अब तुम जा सकते हो। और रंबू जल्दी से उठ गया। फिर उसने झुककर श्री नाम जी को प्रणाम किया और उल्टे कदमों बाहर निकल आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और उसे वह सब कुछ मिल गया था जो वो चाहता था। इसलिए वो गोंदनी को यहाँ लाया था, मगर वो खुद इसके बारे में कुछ न कर सकता था और सब कुछ खुद ब खुद ही हो गया था। भगवान तुझे स्वर्ग दे रसीली, और तू मर गई पर मुझे एक ऐसा तोहफा दे गई जिसने मेरा जीवन बना दिया। बाप रे बाप, और चर्च के बोरे, और मैं कैसे खत्म करूंगा उसे। और उसका दिल खुशी से कांपने लगा और उसी तरह हाँफते कांपते वो अपने क्वार्टर में पहुंच गया।
गोंदनी एक पलंग पे नीम दराम कुछ सोच रही थी और अंबू ने पहली बार उसे मोहब्बत से भींच लिया और गोंदनी ने उसे एक तरफ धक्का दे दिया। पागल हुआ है काका, और तेरे बदन से चर्स की बू आती है। और उसने नाक से गोड़ते हुए कहा, अरे भाग खुल गया हमारे पगली, और भगवान ने इशारा दे दिया और जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। क्या मिल गया है काका? और गोंदनी ने पूछा। चर्स के बोरे हाय दिया, और दिन रात चर्स, और ना खत्म हो जाएगी तो और आ जाएगी, और तेरा तो मम तक फिर गया है, बात तो बताता नहीं। बात? अरे पगली, प्रणाम, लाल जी ने तुझे पसंद कर लिया है। मुझे? और गोंदनी ने अनजान बनते हुए कहा, और क्या मुझे? और सरकारी नाम लाल जी ने बताया है कि आज रात तू प्रणाम लाल जी के पास जाएगी।